Hello students, welcome to this online lecture series of refrigeration and air conditioning. In the last lecture we have discussed about summer air conditioning system and winter air conditioning system. So if you have not seen that lecture, please I will provide a link in below this description of this video lecture. Okay, तो मैं इसका लिंक जो है पिछले लेक्चर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो पिछला लेक्चर। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्रेसर। सो द कंप्रेसर इज नोन एज द हार्ट ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेसर को दिल कहा जाता है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, सबसे कॉस्टली पार्ट भी होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में कंप्रेसर सही है तो फिर जो आपके सिस्टम की सीओपी होगी वो भी अच्छी होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के बारे में बहुत ही डिटेल में, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है हमारे पास रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशन को हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें जनरली कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन के बारे में भी कि उन जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स आर कंप्रेसर, एज यू नो द फर्स्ट thing is the compressor. Okay, the most important part of any refrigeration system, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और एवोपरेटर। ये चार कंपोनेंट मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने वीसीआरएस सिस्टम डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चार बेसिक कंपोनेंट है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। ठीक है, इसके अलावे आपके सिस्टम में कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो एडिशनल कंपोनेंट्स में आपके कंट्रोल्स आते हैं, द वेरियस कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद आपके फिल्टर्स होते हैं, देयर आर फिल्टर्स इन देयर टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एज वेल एज बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद ड्रायर्स होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑल दीज एडिशनल कंपोनेंट। ठीक है, इन अ सेपरेट लेक्चर। एक सेपरेट लेक्चर में मैं ये जो एडिशनल कंपोनेंट है इनके बारे में आपको बताऊंगा कि इनके क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑयल सेपरेटर्स, देयर इज अ ऑयल सेपरेटर आल्सो। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले कंप्रेसर के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बस कंप्रेसर को कवर अप करेंगे, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम धीरे धीरे एक एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर, एज आई हैव टोल्ड यू, कंप्रेसर इज नोन एज द हार्ट ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये आपका किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट इसको कहा जाता है, दिल कहा जाता है किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टिएस्ट कंपोनेंट ऑफ वीसीआरएस सिस्टम। जो आपका सिस्टम होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, कोई भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जो कि वीसीआरएस पे बेस्ड हो, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, उसका आपका 30 to 40% जो सिस्टम की टोटल कॉस्ट का जो 30 to 40% होता है वो कंप्रेसर की कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आपके टोटल सिस्टम की कॉस्ट का 30 to 40% कंप्रेसर की कॉस्ट होती है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन आप सब लोगों को पता है कि फंक्शन क्या होता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर का फंक्शन होता है हमारे पास जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हमारा एवोपरेटर से आ रहा है उसको क्या करना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करना। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू ड्रॉ द रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द एवोपरेटर। एवोपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट वेपर आ रहा है उसको क्या करना है, so that the low pressure and low temperature can be maintained in the evaporator। ठीक है, जो हमारा एवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको ड्रॉ करना, ठीक है, जो कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे है, और उसको क्या करना, उसको हमें सप्लाई करना है किसको, कंडेंसर को। तो वी हैव टू राइज द प्रेशर ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इट आल्सो राइजेस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट to a level at which it can be condensed by rejecting heat to the cooling medium in the condenser। okay, so compressor का बेसिकली काम होता है जो आपके पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जो आपका एवोपरेटर से आ रहा है उस वेपर को, ठीक है, कंप्रेस करना,
ठीक है, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना सो दैट दैट वेपर कैन बी कंडेंस्ड इनटू द कंडेंसर, कंडेंसर में इसको कंडेंस कर पाए हम उस वेपर को। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन ऑलरेडी आता होगा, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर में सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो टाइप ऑफ कंप्रेसर आपके हो सकते हैं। एक आपका कंप्रेसर कहलाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कंप्रेशन होता है, द कंप्रेशन इज अचीव्ड बाय ट्रैपिंग अ रेफ्रिजरेंट वेपर इन अ इनक्लोज स्पेस एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर होगा उसमें हम क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेंट वेपर को ट्रैप करते हैं एक इनक्लोज स्पेस में। ठीक है, और फिर हम उसका वॉल्यूम घटाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो फ्लो होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर में, वो एक नॉन स्टडी फ्लो होता है। ठीक है, दैट मींस इट इज अ पल्सेटिंग फ्लो, पल्सेटिंग फ्लो होता है। दैट मींस कभी फ्लो आपका ज्यादा आता है, कभी फ्लो आपका कम आता है। तो ये एक पल्सेटिंग टाइप ऑफ फ्लो होता है। जो भी आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर होंगे उसमें एक इंक्लोज स्पेस होगा, और उस इंक्लोज स्पेस में जो भी आपके वेपर होंगे उसको आप ट्रैप करोगे, और फिर उसका जो वॉल्यूम है उसको आप रिड्यूस करोगे। अगर इस तरह का इस फंक्शन पे आपका कंप्रेसर काम कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका कंप्रेसर हो सकता है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। तो रोटोडायनेमिक कंप्रेसर क्या होता है कि द प्रेशर राइज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज अचीव्ड बाय इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू स्टेडली फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय अ रोटेटिंग मैकेनिकल एलिमेंट। हम क्या करते हैं, देखिए जो रोटोडायनेमिक कंप्रेसर होगा उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम किससे सप्लाई करते हैं, बाय रोटेटिंग मैकेनिकल एलिमेंट। कोई भी हमारे पास रोटेटिंग मैकेनिकल एलिमेंट होगा उससे हम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेंगे। देन वी विल कन्वर्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर। उसके बाद उस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका रोटोडायनेमिक जो भी हमारे पास कंप्रेसर होंगे उनके अंदर ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो हम प्रेशर राइज ऑब्टेन करते हैं दैट इज बेसिकली थ्रू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और रोटोडायनेमिक टाइप ऑफ कंप्रेसर के। ठीक है, अब यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर में कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं। ठीक है, और इनके मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। जैसे देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर में, तो जो सबसे पहला है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। इसके बाद आपका रोटरी टाइप विद स्लाइडिंग वेन्स। अगर आपका स्लाइडिंग वेन्स वाला कंप्रेसर है, ठीक है, रोटरी टाइप है, तो भी आपका वो किसमें आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसर है, तो वो भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑर्बिटल कंप्रेसर है दैट विल बी आल्सो अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। और अगर आपका एक्वेस्टिक कंप्रेसर है तो वो भी आपका एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर होगा। अब मैं इन सारे कंप्रेसर्स का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग का मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग का आपने ऑलरेडी देख रखा है। रोटरी टाइप भी आपने विद स्लाइडिंग वेन्स देखा हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ये तीन लास्ट के तीन कंप्रेसर है इनके डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है, तो इस कंप्रेसर के डायग्राम आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला वाला कंप्रेसर है दिस इज द रोटरी स्क्रू टाइप ऑफ कंप्रेसर। और फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो इस तरह के स्क्रूड एलिमेंट होते हैं और ये दोनों रोटेट होते हैं और ये आपका इनलेट होता है और ये रोटेशन के थ्रू फाइनली द प्रेशर विल बी राइज। ठीक है, और ये जो प्रेशर यहाँ पे होता है दिस इज द आउटलेट ऑफ दिस रोटरी स्क्रू टाइप ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, उसके बाद आपका ये आप देख सकते हो दिस इज द ऑर्बिटल स्क्रॉल कंप्रेसर बोलते हैं इसको, और ये काफी अच्छा कंप्रेसर माना जाता है। आजकल के कई सारे एसीज में भी ये लग के आ रहा है क्योंकि इसकी इफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। ठीक है, एंड जो ये होता है वो नॉइजलेस कंप्रेसर होता है। एक्चुअली इसमें नॉइज भी बहुत कम आती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास दो स्क्रॉल होते हैं। एक स्टेशनरी स्क्रॉल है, ये जो डार्क ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये आपका स्टेशनरी स्क्रॉल है, और ये आपका ग्रीन कलर का जो है दैट इज द मूविंग स्क्रॉल। ठीक है, या हम इसको ऑर्बिटल स्क्रॉल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसी का ये जो हमारा ऑर्बिटल स्क्रॉल कंप्रेसर है इसका यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें एक स्टेशनरी स्क्रॉल होता है और ये रियर ऑफ द कंप्रेसर जिसमें ये चीजें फिट होती हैं। ठीक है, और ये आपका ऑर्बिटल स्क्रॉल होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल स्क्रॉल का मूवमेंट होता है इस तरीके से जैसा ये हमारा यहाँ पे ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीन वाला स्क्रॉल जैसा मूव कर रहा है उस तरीके से ये वाला जो स्क्रॉल है ऑर्बिटल स्क्रॉल वो मूव करता है। ठीक है, तो
इस तरीके से इसमें वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम कम होने से जो प्रेशर है वो हमारा राइज होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पे राइज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्वेस्टिक कंप्रेसर। तो एक्वेस्टिक कंप्रेसर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्वेस्टिक कंप्रेसर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक स्टार्टर लगा होता है, एक स्प्रिंग होती है, आर्मेचर होता है। ठीक है, एक डिस्चार्ज पैनलम होता है, देयर इज अ सक्शन पैनलम एंड रेजोनेटर। ठीक है, तो इस एक्वेस्टिक मोशन के द्वारा यहाँ पे जो है हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक्वेस्टिक कंप्रेसर का एग्जांपल ये हो गया, आप देख सकते हो एक्वेस्टिक कंप्रेसर का डायग्राम। ठीक है, तो अब हम दोबारा दूसरे टाइप ऑफ कंप्रेसर में रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। देखिए, जो रोटोडायनेमिक कंप्रेसर होते हैं इसमें दो टाइप ऑफ के कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, एक आपका रेडियल फ्लो टाइप ऑफ कंप्रेसर होता है, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। दूसरा आपका एक्सियल टाइप ऑफ कंप्रेसर होता है, एक्सियल फ्लो टाइप ऑफ कंप्रेसर या एक्सियल कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, जो कि गैस लिक्विफिकेशन में ज्यादातर यूज होती है, तो वो हमारे यहाँ पे दूसरे कंप्रेसर भी हो सकते हैं। तो रेडियल फ्लो हो सकता है, रेडियल फ्लो में आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो सकता है, या फिर आपके पास एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हो सकता है। ये दोनों कंप्रेसर रोटोडायनेमिक टाइप में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंप्रेसर मोटर। जो आपकी कंप्रेसर की मोटर है उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, तो दूसरे क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला है दैट इज द ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, तो ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर क्या होता है? ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर में आपका जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है, रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर इज एक्सटेंडेड थ्रू अ सील। ठीक है, इन अ क्रैंकेस फॉर एक्सटर्नल ड्राइव। ठीक है, इस एक्सटर्नल ड्राइव आपकी क्या हो सकती है? मोटर और इंजन हो सकती है। तो इसमें जो रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर रहता है, ठीक है, वो आपका कनेक्टेड रहता है क्रैंक केस से, और वो आपका एक एक्सटर्नल ड्राइव से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो ये आपका ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर होता है। ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर में आपका जो पूरा सिस्टम रहता है वो एक तरह से कह सकते हो कि आप ओपन रहता है। ठीक है, और इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि इट विल हैव द हाई इफिशिएंसी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी होती है, और इसकी कूलिंग एंड सर्विसिबिलिटी काफी अच्छी होती है, क्योंकि ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर है तो आप इसके जो हर कंपोनेंट है उसको आप एसेस कर सकते हो और उसकी आप सर्विस इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कूलिंग अच्छी मिलती है क्योंकि ये ओपन होता है। ठीक है, और इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि देखिए, जो ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर होगा उसमें हमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो टाइम टू टाइम लीक होता रहता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट लीक होता रहता है, और जब रेफ्रिजरेंट लीक होता है तो कुछ समय बाद आपको दोबारा से रेफ्रिजरेंट भरना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। रेगुलर चार्जिंग मींस यू हैव टू फिल द रेफ्रिजरेंट अगेन एंड अगेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो सील होता है उसको हमें बार बार चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ओपन टाइप होता है, पूरी तरीके से सील नहीं होता है, तो ये सील भी कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं। सो यू हैव टू चेंज द सील, गैस्केट। ठीक है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करने पड़ते हैं जो ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, तो रोटेटिंग शाफ्ट जो होगा इसका कंप्रेसर का, ठीक है, वो हमारा एक्सटर्नली अटैच होता है थ्रू अ सील। ओके, तो इस तरीके का कंप्रेसर हो सकता है। ज्यादातर जो ये कंप्रेसर है वो लार्ज सिस्टम में यूज होते हैं। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन अ लार्ज सिस्टम फॉर ऑल रेफ्रिजरेंट एंड स्पेशली यूज्ड फॉर अमोनिया। दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज स्पेशली यूज्ड फॉर अमोनिया। जो अमोनिया होता है दैट इज बेसिकली इनकम्पैक्टेबल विद द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। अमोनिया जनरली हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के साथ इनकम्पैक्टेबल होता है, तो इसीलिए जो ये ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर है जहां पे हमारे पास लार्ज सिस्टम है, जैसे आपके पास आइस प्लांट है, तो आइस प्लांट में आपको ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंप्रेसर की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंप्रेसर है दैट इज द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। ठीक है, या हर्मेटिक कंप्रेसर। ठीक है, हर्मेटिक कंप्रेसर या हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। तो हर्मेटिक कंप्रेसर या हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या होता है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसका डायग्राम। देखिए, यहां पे है ये हमारे पास हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, और हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर को आप देख सकते हो कि किस तरीके का है। देखिए, जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है इसमें ये जो मोटर होता है और जो कंप्रेसर होता है, इन दोनों को हम एक क्लोज स्पेस या हम क्लोज केसिंग में सील कर देते हैं। ये आपको बाहर आपको ये क्लोज केसिंग दिख रही होगी। इस क्लोज केसिंग के अंदर जो मोटर है वो भी है, और जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है दैट मींस द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो भी आपका इसी के अंदर होता है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हर्मेटिक कंप्रेसर। ठीक है, अब हर्मेटिक कंप्रेसर कैसे काम करता है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो आपका रेफ्रिजरेंट आता है कहां से? एवापोरेटर से, वो इस इनलेट के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, और जब आपका जो इनलेट होता है, जो एवापोरेटर का
आउटलेट होता है, दैट इज द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर। तो जो एवापोरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर आ रहा है, वो आपका यहाँ पे इनलेट टू द कंप्रेसर पे एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये सबसे पहले गुजरता है मोटर पे, मोटर से, और मोटर की वाइंडिंग्स को सबसे पहले ये कूल करता है, ठीक है, क्योंकि मोटर जो है आपकी रन करती है तो मोटर गर्म हो जाती है, ठीक है। तो जो कूलिंग होती है यहाँ पे मोटर की, वो हम यहाँ पे विद द वेपर रेफ्रिजरेंट करते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द एवोपरेटर, ठीक है। तो उसको पहले हम किससे पास कराते हैं, इस मोटर से पास कराते हैं, जो आपका वेपर आ रहा है, ठीक है, सक्शन पे, ठीक है, उसको हम सबसे पहले मोटर से पास कराएंगे। मोटर से गुजरने के बाद, ये मोटर को ठंडा करने के बाद ये जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर जाता है, ठीक है। और ये इसका इनलेट वाल्व है, आप देख सकते हो इस कंप्रेसर का, ये आपका इनलेट वाल्व है, ठीक है, दिस इज द इनलेट वाल्व। तो ये आपका इनलेट वाल्व देख सकते हो, इनलेट वाल्व के थ्रू वो यहाँ पे एंटर करता है, और जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट जुड़ी हुई है इस मोटर के थ्रू, उसके थ्रू इसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पे जो है प्रोड्यूस होता है इस पिस्टन में, और इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो इसका डिलीवरी वाल्व या जो आउटलेट वाल्व है ये खुल जाएगा, और जो आपको हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो इस आउटलेट के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल रहता है वो यहाँ पे नीचे इस सम्प में रहता है, जो कि हमारा सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो रेफ्रिजरेंट इस तरीके से जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसका मूवमेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का जो मूवमेंट है वो पहले कंप्रेसर पे पहले मोटर पे जाता है, मोटर पे जाने के बाद मोटर की वाइंडिंग्स को कूल करने के बाद दैट गोज टू द इनलेट ऑफ दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट this particular piston reciprocates from this crank case, ठीक है। तो इस क्रैंक केस के थ्रू ये रेसिप्रोकेट होता है, रेसिप्रोकेट होने के बाद जो है आपका ये कंप्रेशन हम यहाँ पे अचीव करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंप्रेसर जो है ये पूरी तरीके से सील होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इसका जो मोटर होगा, द मोटर and the compressor are enclosed in same housing to prevent the refrigerant leakage। चूंकि जो यहाँ पे मोटर है और जो हमारा कंप्रेसर है वो दोनों के दोनों कहाँ हैं, दोनों के दोनों एक हमारे क्लोज स्पेस में सील है, ठीक है, क्लोज केसिंग में सील है। तो इसीलिए जो लीकेज होता है इस रेफ्रिजरेंट में वो पूरी तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का कोई भी लीकेज नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें बार बार इस कंप्रेसर को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार रेफ्रिजरेंट भर दिया तो वो सालों साल चलता रहेगा। जनरली घरों में फ्रिज यूज होते हैं, उसके अंदर जो आपका कंप्रेसर रहता है जनरली दैट इज द हार्मेटिक कंप्रेसर, ठीक है। वो सारे आपके हार्मेटिक कंप्रेसर होते हैं, ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, ठीक है, या जो मैंने लेक्चर शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि वो हार्मेटिक कंप्रेसर किस तरीके का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, आप देख सकते हो उसको। तो उस दूसरा है यहाँ पे द मोटर रिजेक्ट्स अ पार्ट ऑफ पावर सप्लाई टू इट ड्यू टू द एडी करंट एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तो एडी करंट और फ्रिक्शन के कारण जो मोटर की कुछ पावर सप्लाइड होती है या मोटर की जो पावर का कुछ पार्ट होता है वो हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, या मोटर उस पावर को रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू द एडी करंट एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका कंप्रेसर ऑल्सो गेट हीटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड ऑल्सो ड्यू टू द टेम्परेचर राइज इन द कंप्रेसर। चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है किसका, पिस्टन और सिलेंडर का, ठीक है। तो जो हमारा कंप्रेसर होगा वो एक तो उसकी वजह से हीट होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है किसका, पिस्टन और सिलेंडर का। दूसरा जो हीटिंग होती है वो हमारी यहाँ पे होती है राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ वेपर इन द कंप्रेशन। तो इस दो तरीके से यहाँ पे हीटिंग होती है, एक जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण उसकी वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, दूसरा जो आपका वेपर आपका आ रहा है उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह पे यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो मोटर होती है, देखिए मोटर को कूल करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप मोटर को कूल नहीं करोगे इस तरह के कंप्रेसर में तो आपका जो मोटर है वो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। मोटर की जो कॉइलिंग है वो बर्न हो जाएगी। तो कॉइल मोटर की बर्न ना हो इसके लिए उसकी रेगुलर कूलिंग होती रहनी चाहिए। तो मोटर नीड्स टू बी कूल्ड, ठीक है। और उसकी हम कूलिंग कैसे करते हैं, मोटर नीड्स कूलिंग बाय लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर विच फ्लोज ओवर द मोटर। तो जैसा मैंने बताया जो सबसे पहले आपका कंप्रेसर में एंटर करता है वेपर फ्रॉम द एवापोरेटर वो सबसे पहले कहा जाता है आपकी मोटर की वाइंडिंग्स के ऊपर जाता है, ठीक है। तो मोटर की वाइंडिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इस तरह के कंप्रेसर में आता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मोटर वाइंडिंग इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ रेफ्रिजरेंट, सो ओनली दोज रेफ्रिजरेंट इज सुटेबल विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसमें हमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज
यूज करेंगे, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके आ रहा है, मोटर वाइंडिंग के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए जो भी रेफ्रिजरेंट आप यूज करोगे इस तरह के कंप्रेसर के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी सेलेक्टेड सच दैट इट शुड हैव द डिजायर्ड कूलिंग रेट सो दैट मोटर वाइंडिंग विल नॉट बर्न आउट, ठीक है। तो ये आपको मोटर आप अपना जो रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करोगे वो कुछ इस तरीके से आपको रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करना है कि जो कूलिंग हो मोटर के लिए वो हमारी सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। जो सीओपी की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इसकी सीओपी उतनी अच्छी नहीं होती है इस तरह के सिस्टम की, ठीक है। जो सीओपी ऑफ हर्मेटिकली या हर्मेटिक compressor based system is lower than the open compressor based system as one part of refrigeration effect lost in the कूलिंग मोटर एंड कंप्रेसर, ठीक है। चूंकि जो आपका ये कंप्रेसर होता है इसमें जो एक पार्ट आपका रेफ्रिजरेशन का है वो आपका मोटर की कूलिंग करने में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी सीओपी होती है विद द हर्मेटिक कंप्रेसर दिस इज लो एज कंपेयर टू द ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर। अगर आप ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर का यूज करोगे तो सीओपी अच्छी होगी, लेकिन उसके साथ मैंने बताया कि कई दिक्कतें होती है ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर के साथ कि आपको उसको बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार आपको चार्ज करना पड़ता है अगर ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर आप लगाते हो तो, ठीक है। लेकिन जो आपका हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होगा उसको आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप देखते होगे कि एक बार आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेंट फिल कर दिया हमने, फिर उसको हम कई सालों तक चला सकते हैं अंटिल कि उसमें कोई लीकेज ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में और एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेज देखिए, एडवांटेज तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि द लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, ठीक है। इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो आपका मोटर है और जो आपका कंप्रेसर है दैट मींस द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट और जो आपका मोटर है दोनों के दोनों हमने एक इनक्लोज वेसल में अंदर बंद कर रखे हैं, तो इसीलिए जो नॉइज होता है वो भी इसमें कम होता है। सो इट इज लेस नॉइजी, ठीक है। जो इसकी कॉम्पैक्टनेस होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी कॉम्पैक्ट होता है ये, तो इसलिए जो स्पेस चाहिए होता है वो आपको कम चाहिए होता है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स स्मॉल स्पेस बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, काफी कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। बाकी जो इसका लुब्रिकेशन सिस्टम है दैट इज ऑल्सो सिंपल। जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है इस तरह के कंप्रेसर में वो काफी सिंपल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कंप्रेसर है वो काफी सही माना जाता है जब हमारे पास स्पेस कम हो, जब हमारे पास स्पेस जो हो अगर हमारे पास कम है तो इस तरह का कंप्रेसर हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि हमारा हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के लिमिटेशंस क्या है। देखिए सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे आप ना मोटर को एक्सेस कर सकते हो ना ही जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है दैट मींस जो कंप्रेसर का पार्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए इसकी जो सर्विसेबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। आप इसको हर चीज को सर्विस नहीं कर सकते हो, हर चीज को आप मेंटेन नहीं कर सकते हो इस तरह के कंप्रेसर में, ठीक है। तो अगर एक बार ये खराब हो जाता है तो जनरली आपको चेंज ही करना पड़ता है हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, क्योंकि फिर वो आपका जनरली सर्विस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी जो मेंटेनेंस होती है द मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग इज नॉट इजी एज मूविंग पार्ट्स आर इनएसेसिबल। जो आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको आप एसेस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सारा का सारा आपका क्लोज स्पेस में बंद होता है, ठीक है, और वो आपका खोल नहीं सकता क्लोज स्पेस, उसको काटना ही पड़ेगा अगर आप कंपोनेंट को वहां पे एसेस करना चाहते हो तो जनरली आप एसेस नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए जो सर्विसिंग है और जो मेंटेनेंस है इस तरह के कंप्रेसर की वो काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेपरेट पंप इज रिक्वायर्ड फॉर द इवैक्यूएशन एंड चार्जिंग। अगर आपको वहां पे निकालना है, आपको रेफ्रिजरेंट वहां से निकालना है अपने कंप्रेसर से, तो उसके लिए यहाँ पे सेपरेट पंप की जरूरत पड़ती है, और अगर आपको चार्जिंग भी करनी है तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट पंप की जरूरत पड़ती है। जनरली आपको 3 पाइपलाइंस मिलेंगी एक हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में, एक आपका इनलेट पाइपलाइंस होगी, एक आउटलेट पाइपलाइंस होगी, और एक आपका जो पाइपलाइन मिलेगी वो बेसिकली चार्जिंग के लिए दी जाती है। तो जनरली आपको 3 जो है पाइपलाइन आपको देखने को मिलती है अगर आप कोई भी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसकी जो सीओपी होती है वो सीओपी हमारी ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर से कम होती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सीओपी क्या होती है, हमारी ओपन टाइप ऑफ कंप्रेसर से इसकी कम होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा इनलेट हो गया और ये हमारा आउटलेट हो गया, ठीक है। और पहले आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ पे पहले आपका रेफ्रिजरेंट जो है मोटर पे जा रहा है, देन
फ्रॉम मोटर इट गोज टू दिस पर्टिकुलर रेसिप्रोकेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और इसके इनलेट वाल्व के थ्रू ये पिस्टन में एंटर करता है और पिस्टन में एंटर करने के बाद ये यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन के थ्रू कंप्रेस होता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। अब हम आगे बात करेंगे सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर की, ठीक है। तो देखिए सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर जो होते हैं उसमें सम लेवल तक आप एसेस कर सकते हो, कुछ पार्ट्स को उसके एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर कौन से होते हैं? इन सम लार्ज कैपेसिटी हर्मेटिक यूनिट्स द सिलेंड्रिकल हेड्स आर रिमूवेबल, ठीक है। जो जनरली सिलेंड्रिकल हेड्स होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं, कुछ ऐसे कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम जो हमारे पास लार्ज कैपेसिटी कंप्रेसर्स होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल हेड को आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट द वाल्व्स और एंड द पिस्टन कैन बी सर्विस्ड एंड दिस इज नोन एज सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। तो अगर आपका कोई ऐसा कंप्रेसर है जिसका जो सिलेंड्रिकल हेड है, दैट मींस जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन का जो आपका सिस्टम बना हुआ है, जहां पे आपका पिस्टन लगा है, आपका सिलेंडर लगा है, जो सिलेंडर हेड है, ठीक है, उसको आप इसमें एसेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो जनरली लार्ज कैपेसिटी के जो सिस्टम होते हैं उसमें हम इस तरह की एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इस तरह के कंप्रेसर को बोला जाता है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री असेंबल यूनिट सच एज पैकेज्ड एयर कंडीशनर। जो पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं, जो हमारे लार्ज कैपेसिटी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पॉजिटिव टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। देखिए पॉजिटिव टाइप ऑफ और डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो होंगे हमारे पास, ठीक है, उसमें सबसे पहला आपका आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है कि द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन सिलेंडर गिव्स द राइज ऑफ द सक्शन एंड कंप्रेशन। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे पास क्या होता है, क्रैंक होता है, ठीक है। दिस इज द क्रैंक पिन और क्रैंक पिन से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये जो आपका पिस्टन है ये आपका कनेक्टेड होता है। ये आपका क्या है, दिस इज द सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर में ये जो पिस्टन है ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोड्यूस करता है जब ये आपका क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, जब ये क्रैंक आपका रोटेट करता है, ठीक है। तो जब आपका ये क्रैंक रोटेट करता है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस पिस्टन में प्रोड्यूस होता है और इसके थ्रू आप जो है कंप्रेस कर सकते हो अपने वेपर को, ठीक है। तो मास फ्लो रेट जो है जनरली डिपेंड करता है साइज एंड द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर पे, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इस तरह के कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक। सीधा आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कंप्रेसर पे और जो अगला कंप्रेसर है हमारा वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, इन दिस कंप्रेसर एज यू नो इन दिस कंप्रेसर द वेपर रेफ्रिजरेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द एवापोरेटर, ठीक है। जनरली जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका एक वॉल्यूट केसिंग होती है। वॉल्यूट केसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहां से देख रहे हो, यहां से जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं जो हमारा एरिया होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ आप जाओगे जो एरिया है इसका वो डिक्रीज होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक वॉल्यूट केसिंग होती है जिसका एरिया डिक्रीज होता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे होता है डिफ्यूजर, देयर इज अ डिफ्यूजर, ठीक है। उसके बाद आपका लगा रहता है इंपैलर, देयर इज अ इंपैलर, और उसके बाद आपका होता है वेन्स, ठीक है। तो आपके पास ये इंपैलर है, वेन्स है और ये है इनलेट ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है देख लेते हैं। इंपैलर रोटेट्स, देखिए जनरली क्या होता है इसमें, इंपैलर जो है वो आपका रोटेट करता है एंड पुशेस द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंपैलर टू इट्स पेरिफेरी बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो जो आपका इनलेट होता है ये होता है, ठीक है, और ये जो आपका वेन्स है ये आपका इंपैलर जो है ये आपका रोटेट करता है और रोटेट होने की वजह से वो सेंट्रीफ्यूगली जो है आपका रेफ्रिजरेंट होगा उसको इधर इधर ये पुश करता है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है रेफ्रिजरेंट की वो हम कन्वर्ट कर देते हैं जब ये इससे आता है डिफ्यूजर से होकर के जब इस स्पेस में आता है। तो जैसे आप देख सकते हो धीरे धीरे जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है रेफ्रिजरेंट की दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी इन द डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एडवांटेज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज
द एडवांटेज? एडवांटेज क्या है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के एडवांटेज यहाँ पे क्या है, देखिए, मोर वर्किंग लाइफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाल्व, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, एटीसी। ठीक है, तो इसमें चूंकि ना कोई वाल्व होता है, ना कोई सक्शन वाल्व होता है, ना ही कोई डिलीवरी वाल्व होता है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई पिस्टन होता है, ना ही सिलेंडर होता है, तो इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। ठीक है, नो वाइब्रेशन एज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है इस तरह के कंप्रेसर में, तो इसलिए यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। ऑपरेशन इज क्विट एंड काम। ठीक है, जो ऑपरेशन होता है वो क्विट होता है, काफी क्विट होता है और काफी काम होता है ऑपरेशन। ठीक है, इट रन्स एट हाई स्पीड सो दैट इट कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मोटर और स्टीम टर्बाइंस। ये बहुत हाई स्पीड पे रन करता है, तो इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप अपने इलेक्ट्रिक मोटर से या फिर स्टीम टर्बाइन से। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है। इट कैन हैंडल अ वेरी लार्ज वॉल्यूम, बहुत लार्ज वॉल्यूम को भी ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, जनरली ये जो कंप्रेसर है ये हमारा सुटेबल होता है 50 टन से लेकर 5000 टन कैपेसिटी के लिए। ठीक है, एंड फॉर अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -90 टू +10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -90 से लेकर के +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको यूज कर सकते हो, और 50 टन से 5000 टन, दैट मीन्स 50 TR से आपका 5000 टन की कैपेसिटी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जो इसकी इफिशियंसी होती है इस तरह के कंप्रेसर की, वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, इट विल हैव द वेरी हाई इफिशियंसी। ओके, व्हाट इज द लिमिटेशन? लिमिटेशन की अगर मैं यहाँ बात करूं तो इट कैन सफर फ्रॉम द सर्जिंग। एक यहाँ पे फिनोमिनन होता है सर्जिंग, ठीक है, और उसकी वजह से काफी लॉस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर्जिंग के बारे में। सर्जिंग क्या होता है? द रिवर्सल ऑफ फ्लो फ्रॉम द कंप्रेसर टू एवोपरेटर व्हेन द लोड डिक्रीजेज। कभी कभार जब आपका लोड डिक्रीज हो जाता है तो जो आपका फ्लो है वो किधर होना चाहिए? एवोपरेटर से कंप्रेसर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब लोड डिक्रीज होता है तो वो फ्लो आपका कंप्रेसर से एवोपरेटर की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो इसको हम रिवर्सल ऑफ फ्लो बोलते हैं, और ये आपका सर्जिंग की वजह से होता है। ठीक है, ये आपका सर्जिंग की वजह से होता है, तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ है कि इंक्रीज इन द प्रेशर पर स्टेज इज लेस। ठीक है, पर स्टेज जो इसका प्रेशर इंक्रीज होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लोड बिलो 50 टन। अगर आपका लोड 50 टन से नीचे है तो उसके लिए ये कंप्रेसर सुटेबल नहीं होते हैं। एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो इसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का साइज होता है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं एक हर्मेटिक कंप्रेसर से, तो इसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट शुड हैव द हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए वो काफी ज्यादा हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है ऑल कंप्रेसर्स के बारे में। ठीक है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर नोट्स चाहिए इन सारे लेक्चर्स की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के का लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।